तो आज जो आपका सीटेट का पेपर था 7 फरवरी को, इसका जो सेकंड पेपर है आपका एसएसटी का, इसको हम लोग मैच करेंगे और इससे आप लोग पता लगा पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं, 60 में से कितने आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सटीक और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास है, सही आंसर आप तक पहुंचाने का प्रयास है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है? तो वह आपका फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। जिसने सही किया है उसका आंसर 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाता है। अगला कहता है, एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है, कहलाती है। ये क्या कहलाती है? इसको असमानता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इनइक्वालिटी कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी, प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है, या फिर अपने लोगों से अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसमें आपका केवल ऑप्शन जो बी है वह विशेषता नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? न्याय व्यवस्था को बनाए रखना या फिर पार्कों का विकास करना। देखिए, यहाँ पे न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बाकी चीज़ें उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं, इसलिए जो ऑप्शन फर्स्ट है आपका वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, कोई शक नहीं इसमें। अगला प्रश्न लीजिए, क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? बाजारों के बारे में, तो बाजारों में सबसे पहले तो आपका उत्पादक आता है, ठीक है, फिर थोक विक्रेता आ जाता है, उसके बाद परचूनिया, फिर उपभोक्ता। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सेकंड रहेगा, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, ये ऑप्शन यदि आपने टिक किया है तो आपका यहाँ से 1 नंबर पक्का हो जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो गया। चलिए, 36 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और ये जो हमारा सेट है ये है वाई सेट। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन लीजिए। कहता है, खेतीहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िएगा। इसमें कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। बात ये भी ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, और ए का कारण बी है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन के साथ में हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आपसे कहता है कि मैच करना है, कहता है कि कॉलम ए और इधर पंचायती राज संस्थान है, इधर उसके कार्य हैं, तो इसको जो हम लोग मिलाएंगे तो ग्राम सभा जो है वो बीपीएल सूची को अनुमोदित करना। ठीक है, A3 के साथ में चला जाएगा। ग्राम पंचायत जो है जल स्रोतों का रखरखाव करना, इसी का काम है। जनपद पंचायत जो है ये उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों में सामंजस्य बिठाना, और जिला परिषद जो है ये ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करना। कुल मिलाकर के इसका जो थर्ड ऑप्शन है A3, B4, C2, D1, ये यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर, डबल बर्डन क्या होता है? डबल बर्डन का मतलब यहाँ पे औरतें घर का कामकाज भी करें और घर के बाहर भी काम करें, ये उनके ऊपर डबल बर्डन होता है। 38 का फर्स्ट क्वेश्चन राइट हो जाता है। अगला, राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में डैश नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें हमारा ये मौलिक अधिकार, कौन सी चीज़ है? मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। फंडामेंटल राइट्स जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस आपको पता लग जाए कि हाँ हमारे इतने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं? कौन कौन से कार्य? एक तो सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को न मिलना, एक तो ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ये जो है कि अनुच्छेद 21 की अवमानना कर रहे हैं। दूसरा, निजी विद्यालयों का विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस और शुल्क लेना। ये निजी विद्यालय जो है सरकार के अंतर्गत नहीं आ रहा है, इसको यहाँ से हटा दीजिए। एक, वस्त्र उद्योग भूजल को संक्रमित करे, जो कि पेयजल का एक स्रोत है। चलिए, ये भी यहाँ से हमारा हट ही जाएगा। पटरियों पर रेहड़ी वालों को धंधा करने से मना करना, ये भी अनुच्छेद 21 की अवमानना कर रहा है। तो यहाँ से हमारा एक तो ये राइट हो गया। तो कुल मिलाकर के इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा
वो सी राइट होगा, ए और सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और सी ऑप्शन जो है वहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर लीजिए। कहता है कि यदि किसी प्रज्ञेय अपराध में एफआईआर लिखी, पंजीकृत या फिर पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटों के लिए रोक सकती है। नहीं, ऐसा नहीं कि अगर किसी पर शक है और उसको जो है कि क्योंकि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो रही है, किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए नहीं रोक सकते आप, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। ए तो असत्य है लेकिन बी सत्य है, ए असत्य है लेकिन बी यहाँ पे सत्य हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिएकरण के प्रत्युत्तर का उपयुक्त मार्ग हो सकता है? क्या हो सकता है? उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाना, ये जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा कि उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाया जाए। 42 का ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस या किन समुदाय या समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है? तो किसके अंतर्गत? इसमें अल्पसंख्यक समुदाय को नहीं, महिलाएं शामिल हैं नहीं, इसमें हमारी अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी और डी है वह राइट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे कहता है, देखिएगा, विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती हैं खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जा सकता है? इस उपागम को अंतर अनुशासनिक चिंतन यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग कहते हैं। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। 44 का 3 जो ऑप्शन है थर्ड वह राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? तो 45 है। अब इसमें क्या हो जाएगा? हमारा स्थानीय अनुभवों का समावेश। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में स्थानीय अनुभवों का जो समावेश है ये बुनियादी तर्क प्रदान करता है। ऑप्शन 3 यहाँ पे भी आपका राइट हो जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन लीजिए। कहता है कि निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जब आपराधिक न्यायतंत्र के विषय में बात की जा रही हो। इस कॉन्सेप्ट के शिक्षण के लिए आप शिक्षार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो और बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है। आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया? तो यहाँ पे हम एक केस स्टडी कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे केस स्टडी कर रहे हैं, केस अध्ययन का उपयोग कर रहे हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, मीनिंगफुल लर्निंग हो उसको बढ़ावा देने के लिए टीचर या शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? तो यहाँ पे विद्यार्थियों को वे काम दें जो चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। क्या हो? थोड़ा चैलेंज वाला होना चाहिए, बहुत आसान भी ना दो या रट्टाफिकेशन पर बेस्ड भी ना हो या सिर्फ क्वेश्चन पर बेस्ड ना हो। क्या हो? थोड़ा चैलेंज वाला होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सेकंड आपका राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, नीचे दिए गए कथन ए और आर को पढ़ना है और उसके बाद आपको बताना है। कहता है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। ओके, नो डाउट। और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। दोनों ही ऑप्शंस ठीक हैं, तो हमारा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी हो जाएगी। अगला प्रश्न लीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक डैश है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण जो है वो एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है सर। क्या है? प्रोफेशनल, पेशेवर गतिविधि हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे भी आपका राइट हो जाता है। आगे, विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री जो है वो सबसे बेस्ट रहेगी? तो एक तो यहाँ पे बच्चों के लिए ग्लोब ठीक रहेगा, दूसरा मैप भी ठीक रहेगा, है ना। ग्लोब और मैप दोनों ठीक रहेंगे। एटलस को हटा दो, ए और बी ऑप्शन यहाँ पे दोनों ही राइट हो जाते हैं। चलिए, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक या शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए? कौन सी? संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाओ, वेरी गुड, ठीक है। और रात्रि आकाश देखने प्रोत्साहित करो, रात में बच्चे स्काई को देखें, आसमान को देखें, ये भी ठीक है। सामाजिक तथ्यों से संबंधित वृहद सांख्यिकी डाटा साझा करो। सांख्यिकी डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
तो इसमें हमारे ए बी सी 3 ऑप्शन जो है वो हमारे राइट हो जाते हैं। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा 51 का। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि नीचे दिए गए कथन हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन ए, सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। ये तो गलत लग रहा है हमको। सोचना, भाषा, मौखिक या सांकेतिक और काम करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, ये बात ठीक है। मतलब एक हमारा फर्स्ट तो गलत है, सेकंड जो है यहाँ पे वो सही हो जाता है। आई मीन टू से कि हमारा 52 का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि फर्स्ट, लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है। बहुत महत्व हासिल कर लिया है, केंद्रीकरण नहीं, ये तो हट जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है, ये बात ठीक है। तो इसमें भी हमारा सेकंड ही राइट होगा। फर्स्ट कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। आई मीन टू से कि 53 का सेकंड राइट हो जाएगा। 53 का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला प्रश्न नीचे कहता है कि पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क मार्ग, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि करती थी। इनके कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियां की जा सकती हैं। आप विद्यालय परिसर में कार्य विभाजन का वर्णन कर सकते हो एंड कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूहों का उदाहरण दे सकते हो। पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविक यात्रा करवा सकते हो एंड वास्तविक यात्रा, चलो ये तो ठीक नहीं लग रहा। सर्वदृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा करवा सकते हो, सी हटा दो, ए बी डी राइट हो जाएगा। क्या होगा 54 का हमारा ए बी डी ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए और 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं, यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से डैश की ओर क्या है, डैश की ओर अंतरण है। इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग समतावाद कहेंगे, जिसको हम जो है कि समतावाद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, समतावाद। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है अलग अलग भावों वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान के टीचर के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से थोड़ा हटना भी जरूरी है। दोनों ही ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 57 नंबर क्वेश्चन लीजिए। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थियों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को डेवलप करने के लिए आप उन्हें कौन सा काम देंगे, क्या काम देंगे भाई बताइए। गार्डन चाइल्ड द्वारा लिखित पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री की समीक्षा करना, किताब पढ़ने से कुछ खास नहीं होने वाला। अपने आसपास के परंपरागत लोहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना और जानकारी इकट्ठा करना, ये बात बिल्कुल ठीक है। शिक्षिका की देखरेख में किसी कारखाने में जाना और लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना, ये बात बहुत अच्छी है कि बालक डायरेक्ट जाकर के वहाँ पे देखेगा। टीचर की देखरेख में दक्कन में अवस्थित किसी महापाषाण स्थान का भ्रमण कर जानकारी, हाँ यहाँ भी बच्चा भ्रमण कर रहा है, एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करेगा, यानी कि ए हटा दो, किताब का यूज हो रहा है हटा दो, बी सी डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाते हैं। बी सी डी इज द राइट वन। 57 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे। चलिए, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का चयन दे करके, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण दे करके, वेरी गुड। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछ कर, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले अनुवर्ती प्रश्न हम नहीं पूछेंगे, हटा दीजिए। ए बी सी हमारा राइट हो जाएगा। ए बी सी ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा, मतलब 58 का 4 नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाता है। 59 आपके सामने है। चलिए, वेरी गुड। कहता है रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट द राइट वन, यानी कि रॉन्ग वन, गलत ढूंढना है। कहता है कि ये शिक्षकों को लगातार घटित प्रतिपुष्टि के द्वारा अपनी शिक्षण कार्यनीतियों में बदलाव की अनुमति देते हैं। ये प्रकृति से नैदानिक हैं और हमें नहीं, गलत ढूंढना है ना, इसीलिए। पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रगति की बहुधा जांच करने के लिए रचनात्मक आकलन शिक्षकों का एक साधन है।
ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं। ये ऑप्शन जो है वो सत्य नहीं है, यानी कि 59 का जो है वह फोर्थ वन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद हम 60 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? देखिए, ये केवल प्रवेश का आधार नहीं होते, यह विद्यार्थियों के गुणों का परीक्षण नहीं है, गुणों का परीक्षण नहीं है, गुणों का परीक्षण तो ये है। चलो देखते हैं। यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है, तो ठीक है। यह तुलना का मानक नहीं है, इसमें हमारा बेस्ट ऑप्शन 3 रहेगा, बेस्ट ऑप्शन 3 रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, बाकी आंसर की आएगी तो पता चलेगा कि क्या आयोग ने आंसर सही माना है। अकॉर्डिंग टू मी जो थर्ड वन है वो राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन क्या है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, नो डाउट। विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता, कौन कहता नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 गलत है, मतलब जो है 61 का फर्स्ट राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा 62 है, क्या कहता है देखिएगा। कहता है परीक्षण का एक नैदानिक कार्य है किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना, सिर्फ इंडिकेट करना, तो इतना तो पर्याप्त नहीं है, हटा दो। परीक्षण एक घटना या एक स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उनके ज्ञान क्षमताओं आदि का निर्धारण करता है। आर सही है इसमें हमारा, ठीक है। तो ए गलत है परंतु आर सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही, मतलब कहने का मतलब है 62 का 2 राइट हो जाएगा। ओके, 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और कहता है कि विद्यालय शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण शिक्षार्थियों के परीक्षण का एकमात्र तरीका है। एकमात्र तरीका नहीं है भैया कि पेपर पेंसिल परीक्षण ही एकमात्र तरीका, अलग अलग तरीके से भी बच्चे का टेस्ट ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। विद्यालय में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के परफॉर्मेंस को बताने के लिए संख्याओं या मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है, ये भी ठीक है। ए गलत है किंतु 2 सही है, मतलब इसमें 63 का भी सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। आगे बढ़िए, वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती हैं, ओके, तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास ये हैं जहां वे अपने सभी प्राचीन कार्यालयी अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अभिलेखागार कहा जाता है। 64 का सेकंड राइट हो जाएगा, अभिलेखागार कहा जाता है। तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिएगा क्या गलत है तमिल के बारे में। चलिए, तो शासन करने वाले 3 परिवार थे, चोल, चेर, पांड्य, ठीक है। तीनों मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे, नहीं। संगम कविताएं मूवेंदार का उल्लेख करती हैं, ठीक है। मूवेंदार तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया, और यह शब्द शासन करने वाले 3 परिवारों के मुखियाओं के लिए प्रयोग होता था, ये भी ठीक है। ये गलत है कि 3 केंद्र थे, ये बात यहाँ पे तमिल क्षेत्र के बारे से संबंधित ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड 65 का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। 66 लीजिए, कहता है राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाग्युद्ध का आधार हो सकता है, पर इतिहास व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। उपयुक्त अभिकथन के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा मंदिर प्रायः आर्थिक व्यवस्था और समाज के लिए केंद्रीय थे, ठीक है। और रामदासपुर का नगर हरमंदर साहिब नामक केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास विकसित किया गया, ठीक है। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे जिन्होंने बाह्य धार्मिकता का तिरस्कार किया और सभी मानवों के लिए करुणा पर बल दिया, ये भी ठीक है। इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के मध्य युद्धों के बारे में है, नहीं सिर्फ युद्धों के बारे में थोड़ा है, डी हटा दो, ABC राइट हो जाएगा। ABC हमारा राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा 66 का थर्ड जो है वह राइट है। आगे बढ़ जाते हैं और 67 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है कि 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कल्हण ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्ति के लेखकों के असमान वह शासक और उनकी कार्यनीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था। उनके स्रोतों में शामिल है, क्या शामिल है? उनके स्रोतों में प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण और दस्तावेज, ये सब चीज़ें शामिल हैं। 67 का सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। 68 देखिएगा, मराठाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए देखिए, शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया। शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहा जाता था। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा सेना की रीढ़ थे, ओके। एक स्थान पर स्थिर रहने वाले कृषक पशुचारी कुणबी नहीं कहलाते थे। ABC हमारा इसमें राइट हो जाएगा। 68 का हमारा कौन सा राइट है?
सेकंड वन, 68 का सेकंड वन राइट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चलिए लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन कहता है ऐतिहासिक दावा है अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। अहोम ने बड़ा राज्य बनाने क्या लिखा है, ऐतिहासिक दावा, हाँ कहता है अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। अब उपयुक्त दावे के लिए उपयुक्त साक्ष्यों का भी आपको यहाँ पे चयन करना है। अहोम ने बड़ा राज्य बनाने के लिए अग्निशास्त्रों का प्रयोग किया, ठीक है। अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद तोपें बनाई, ठीक है। अहोम राज्य बाध्य श्रमिकों पर निर्भर नहीं था। 1662 में अहोम ने मुगलों को हराया। ये भी ऑप्शन हमको ठीक लग रहा है, तो अभी इसको ए बी डी के साथ में चलते हैं, ए बी डी के साथ में चलते हैं, बाकी इसको देखेंगे थोड़ा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे मान के चलिए, ठीक है। कृषक क्रांतिकारियों पर निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख कीजिएगा। कहता है अभिकथन, वे जो उत्पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते हैं, वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते हैं। ओके 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोपने वालों के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है, और महिलाएं बर्तनों, पतीलों और रसोई के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध के लिए आगे आई। ये बात ठीक है। अभिकथन, कारण, परिणाम सभी यहाँ पे ठीक है। ऑप्शन जो है 70 का 3 वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है कि 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। क्या तथ्य हैं भाई, देखिए। कारीगरों ने गाँव से पलायन शुरू कर दिया। अच्छा, फिर है कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी से माल खरीदा, ठीक है। ये तो पहले हमारा बी पहले आएगा। बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सकता था, ये हमारा जो है कि चलिए। फिर है कंपनी दीवान बन गई। तो ये देखिए, पहले तो हमारा है कि कंपनी ने भारत से स्वर्ण और चांदी माल खरीदा, बी पहले आएगा। फिर कंपनी दीवान बनी, फिर उसके बाद जो है कि बंगाल में इकट्ठा किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका, फिर सी आएगा। फिर उसके बाद में पलायन शुरू हुआ, तो फर्स्ट बाद में आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे BDCA राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से संस्थागत विकास वुड्स डिस्पैच के प्रत्यक्षीकरण परिणाम थे। देखिएगा, वुड्स डिस्पैच की बात हो रही है। प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना, शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के अधीन हुआ, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए कदम उठाए गए, भारतीय सिविल सेवा कॉलेजों की स्थापना इंग्लैंड में हुई। सारे ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्यायसंगत तरीके से शासन करते थे। ये बात हो रही है यहाँ पे ज्योतिराव फूले की, ठीक है। ज्योतिराव फूले ने ये तर्क दिया था। 73 का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, गैर ब्राह्मण की यहाँ पे बात होगी। देखिएगा, कहता है गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा की पहुंच थी, ठीक है। एक तो हमारा ए राइट हो गया। इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिए गए कि आर्य देशज नस्ल थी, नहीं, हटा दो। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो धनी और प्रभुत्वशाली थे, ये भी ठीक है। यानी कि ए और सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे वैलिड हो जाते हैं, ठीक है। ए और सी वैलिड हो जाते हैं, वैध हैं हमारे। 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है, किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विसंबंधन के भाव का परिणाम होती हैं। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन एक आंदोलन था। तो ये सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुता को मान्यता देने वाला था। दूसरा, वर्ग, रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाला नहीं था। और इसके बाद अच्छा, हाँ सॉरी ये तो हाँ, वर्ग, रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाला है भैया। सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाला नहीं था, ठीक है। ए और बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इतना बढ़िया गलत हो जाता अभी। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट है। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है 1864 में मद्रास चेन्नई में स्थापित हुआ था। कौन? वेद समाज भैया। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की। इस आंदोलन संस्थान की पहचान की गई वेद समाज के रूप में। फोर्थ वन राइट हो जाता है। आगे बढ़िए। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है? स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तीव्रता क्यों आई? बताइए भाई। देखिएगा, 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया था कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषिक समूह का अपना प्रांत होगा।
स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूहों के अपने प्रांत होने के अपने वचन को पूरा करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया। कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना स्वयं का राज्य बनने की उम्मीद कर रहे थे। सबसे बड़ा आंदोलन तेलुगु भाषी जिलों की तमिल भाषियों की ओर से आया। नेहरू और पटेल भाषा के आधार पर राज्य के गठन के विरुद्ध थे। ये बात हटा दो, ABC राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ABC। 77 का थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट हो जाता है। 78 देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करती है? वेरी सिंपल सी बात है, 27 डेज में। कितना? 27 दिन में पूरा करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत बढ़िया, खूब आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। कर्क रेखा जो है वो हमारी कहाँ होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। मकर रेखा कहाँ होती है? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी ध्रुवत, जाहिर सी बात है उत्तरी जो है वो उत्तर में मिलेगा तो इसको मिला दो, दक्षिण में मिलेगा तो इसको इससे मिला दो, सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा A2B1 और C4 है, C4D3, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ जाइए। 80 नंबर क्वेश्चन है, कहता है पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग वन। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। नहीं, ये बात तो गलत है भैया। पृथ्वी के आकार को भूभाग कहा जाता है, ठीक है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है। आकार में पृथ्वी पांचवा, ठीक है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। कौन सा? फर्स्ट वाला ऑप्शन, 80 का फर्स्ट राइट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है? कथन ए, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। अच्छा, दोपहर में उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा सिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ए और बी दोनों ही सही हो जाती हैं। अगला प्रश्न कहता है परितंत्र का निर्माण होता है। तो परितंत्र का निर्माण जीव जंतुओं एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के परस्पर संबंधों के द्वारा होता है। इकोसिस्टम का निर्माण, ऑप्शन फर्स्ट, 82 का फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं, बी ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन 83 का 3 राइट हो जाएगा। 84 देखिएगा, कहता है भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके एक तो गोपा दर्शन हो गया, ठीक है, विजिट्स टू गोपास, एंड दूसरा है यहाँ के घास के मैदान और हिमनद की सैर करने को मिलती है, उत्सव अनुष्ठानों को देखने को मिलता है। सपाट मैदानी क्षेत्र तो नहीं है। ABC राइट हो जाएगा, ABC राइट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है? पहले पे नाइट्रोजन आती है, दूसरे पे ऑक्सीजन आती है, नो डाउट, यानी कि ऑप्शन जो हमारा 4 है वह ऑक्सीजन वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 कथन दिए गए हैं। इसमें कहता है उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है। चलो ठीक है, मानते हैं आपकी बात। वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है। बात तो ठीक है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। सिंपल सी बात है, ACD राइट हो जाएगा। ACD यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। आज का 87 नंबर क्वेश्चन लीजिए, कहता है अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है और अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। नो डाउट, ऑप्शन ए और बी दोनों ही यहाँ पे सही हो जाते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन लीजिए, पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटपन्न हो गई हैं, संकट की स्थिति में आ गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर है। निम्नलिखित में से कारणों का चयन कीजिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है भैया? इसके पीछे का रीजन है, एक तो भूस्खलन हो रहा है, निर्माण कार्य चल रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, उद्योग धंधे लग रहे हैं, जीव जंतुओं का अनधिकार शिकार हो रहा है, ये सब समस्याएं हैं। वनारोपण तो अच्छी चीज़ है ना, इसको ये तो होगा नहीं। BCD राइट हो जाएगा। BCD यहाँ पे हमारा राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, 89 नंबर कहता है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। आई मीन टू से कि 89 का 3 राइट होगा। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, वेरी सिंपल एंड सरल क्वेश्चन। सेरिकल्चर जो है रेशम कीट पालन, पिसीकल्चर मछली पालन, 2 मिल गए। तो A4 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब एक सही मिल गया कि ये राइट हो जाएगा, है ना। और
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, पिसिकल्चर मछली पालन। तो हमारा जो है फर्स्ट इसमें राइट हो गया, नो डाउट। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने आपको आंसर शीट मैच करा दी, और कैसे आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं ये आप जरूर पता करके जाएंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, कल वाला भी पेपर हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पे 9628182649, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।